गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परागण। पहले हम पढ़ चुके हैं कि परागण से पूर्व कि पुष्पीय जो पौधे होते हैं उनमें मेल फीमेल गीमेट्स होते हैं और उन्हें हम परागकण और भ्रूणकुश के नाम से जानते हैं। और ये कैसे होते हैं? दोनों अचल होते हैं, यानी कि ये चल नहीं सकते हैं। इनमें अंतः निषेचन संपन्न होने के लिए इन दोनों को पास पास आना जरूरी होता है। तो अब हम इसको देखेंगे कि परागण क्या है। यानी कि परागकणों का परागकोश से झड़ने के बाद स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण या संचारण को हम परागण के नाम से जानते हैं। जनरली हमने पढ़ा है परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण जो स्वयं के द्वारा होता है, यानी कि जो पुष्प है उसमें ही मेल फीमेल गैमेट्स होते हैं और उनमें ही आपस में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उसे हम स्वपरागण के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर एक पुष्प के परागकण का दूसरे पुष्प के परागकण का किसी भी माध्यम से, जलवायु या कीट किसी भी माध्यम से पहुंचना परपरागण कहलाता है। अब इसके अंतर्गत हम और इसको डिटेल में जानने के लिए इसके परागकण के प्रकार को समझेंगे। तो यहाँ पर यह 3 टाइप्स को होता है, जिसमें फर्स्ट है ऑटोगेमी या स्वयुग्मन। हाँ, इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में जो एक ही पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है। इस प्रकार का परागण उसी पुष्प के अंदर होता है। जैसे जनरली जो सामान्य पुष्प होते हैं उनके परागकोश और वर्तिकाग्र खुले और अनावृत होते हैं। ये देखिए आप लोग यहाँ पे जो चित्र देख रहे हैं, इसमें ये पुष्प जो है वो खुले हुए हैं, अनावृत हैं, और यहाँ भी देखेंगे आप, यहाँ पर भी अनावृत हैं, है ना। किसी प्रकार से इसमें कवरिंग नहीं है, यानी कि मेल फीमेल जो पार्ट हो है वो दोनों ही ओपन हैं। अब यहाँ पर ही इसी पुष्प का जब परागकण निकलकर इसी वर्तिकाग्र पर, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो इसे हम संयुग्मन के नाम से जानते हैं। इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वायोला, ऑक्जिलिसिस और कोमेलिना। अब ये यदि हम कोमेलिना को, कनकोआ को देखते हैं तो 2 तरह के पुष्प बनते हैं। जैसे आप इस में देखेंगे यहाँ पर उन्मिल पुष्प हैं जो कि ओपन हैं, खुले हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक और ये देखिए बंद प्रकार के हैं, इसके अंदर भी पुष्प है लेकिन वो इससे कवर है। तो ऐसे पुष्पों को हम अनुन्मिल पुष्प कहेंगे। तो अब इनमें क्या होता है, चूंकि ये यहीं पर है तो ये कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। इनके जो परागकण परिपक्व होंगे तब ये इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये किस कहाँ पर पहुँचेंगे? तो ये इसी के अंदर जो पुष्प होता है उसके ऊपर पहुँचेंगे, उसके वर्तिकाग्र पर। तो यहाँ के परागकण निकल के यही इसी, तो इसमें क्या होता है, संयुग्मन, एक जैसे ही युग्मक पैदा होंगे, है ना। इनमें कोई आनुवंशिक विभिन्नता भी नहीं होगी क्योंकि सेम गैमेट इसी में इसी का हो रहा है। फिर जब इसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी तब भी उसका उसी में होगा, है ना, कोई डिफरेंस इसमें नहीं आएगा। इसके बाद हम जब सेकंड देखते हैं तो ये सजातीय पुष्पी परागण, सेकंड वाला है हमारा सजातीय पुष्पी परागण। इसमें क्या होता है, एक ही पादप के एक पुष्प के परागण, अब जो एक ही पौधा है उसी के पुष्प के परागकण का, है ना, दूसरे पुष्प के परागकण, पौधा एक ही है, यहाँ ध्यान रखिएगा। पहले क्या था, पौधा एक था और फूल भी एक ही था, ठीक, स्वयुग्मन में। अब यहाँ पर क्या है, पौधा एक है लेकिन फूल उसमें 2 हैं। तो एक पौधे के परागकण का निकलकर दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचना सजातीय पुष्पी परागण कहलाता है ना। इसमें एजेंट भी आ सकते हैं यहाँ पर जो परागण की क्रिया करेंगे। और फिर हम तीसरा देखते हैं परनिषेचन। परनिषेचन में क्या होगा, ये विभिन्न पादपों में होगा। अब यहाँ पर देखिए पहले में क्या था, एक ही पौधा था, एक ही फूल था। दूसरे में एक पौधा था, 2 फूल थे। यहाँ पर 2 पौधे हैं और दोनों पौधों के अलग अलग फूल हैं। तो इस फूल का परागकण का निकलकर इस वाले फूल के वर्तिकाग्र तक जाना परनिषेचन कहलाता है, परपरागण वाला, है ना। अब यहाँ पर हम इसके बारे में देखेंगे, जैसे इस चित्र में भी आपको शो कर रखा है कि यहाँ पर ये निकला है, ये इसके परागकण हैं जो हवा या किसी भी माध्यम से, कोई भी एजेंट हो सकता है, और उसके यहाँ पर वर्तिकाग्र तक आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये परागण की क्रिया संपन्न हो रही है।
फिर इसके बाद में परागकण के एजेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि दो कारक होते हैं, एक अजीवीय होते हैं और दूसरे जीवीय। अजीवीय में वायु और पानी आ जाएगा और जीवित में आ जाएंगे प्राणी और दूसरे एजेंट, कीट पतंगे, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, जो वायु, तो हम अजीवी कार्य में हम पहले वायु के बारे में पढ़ेंगे। तो जो वायु के द्वारा परागण होता है तो इसमें परागकण कैसे होंगे, एकदम हल्के होंगे वजन में, दूसरे चिपचिपाहट रहित होंगे, ताकि जैसे ही, और अच्छा ये कैसे होंगे, इसका जो परागकोश होगा वो भी खुला हुआ होगा, ताकि जैसे ही हवा आएगी हवा के साथ ये उड़ जाएंगे। आप लोगों ने कई प्रकार की, जैसे अकाव का पौधा होता है, आँख होता है ना, शंकर भगवान को व्हाइट कलर के फूल चढ़ाए जाते हैं, फिर उसमें ऐसा तकिए जैसा गोल गोल बनता है कैरी नुमा रचना, उसको यदि आपने ओपन होते हुए देखा है, जब वो सूख जाता है तो उसमें से छोटे छोटे से फुदने टाइप के निकलते हैं ना, वो निकलते हैं। तो ऐसे ही इसके जो परागकण होते हैं, वो बीज की संरचना है, वो भी बहुत हल्के होते हैं, है ना, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे ही जो फूल होते हैं उनमें परागकण निकलते हैं, वो भी बहुत हल्के हल्के होते हैं, बहुत चिपचिपाहट रहित होते, ताकि आसानी से वो उड़ के दूसरे पुष्प तक पहुँच सके। अब इसके बाद में हम देखें, यदि हम यहाँ आगे आ जाते हैं, हम यदि अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पर भुट्टे का एग्जाम्पल दे रखा है कि भुट्टे में जो टेस्ले होते हैं वो क्या होते हैं, वर्तिकाग्र होते हैं, जो हवा में झूमते रहते हैं। और काय के लिए झूलते हैं ये, ताकि ये परागकणों को आसानी से पकड़ सके। अब यहाँ पे देखिए बहुत छोटी सी लाइन है, घासों में वायु द्वारा परागण। ये बहुत छोटी लाइन है, लेकिन ये रिक्त स्थान का प्रश्न बनता है कि जो घास होती है उसमें किसके द्वारा परागण होता है, तो आप लिखेंगे उसमें वायु द्वारा परागण। कई बार परीक्षा में बहुत सरल सरल प्रश्न आते हैं, लेकिन हम सिर्फ चूक जाते हैं एक लाइन पढ़ने से और फिर हम उसको गलत कराते हैं। तो हमको एक एक लाइन पे ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पर क्या लिखा है, और बहुत सरल चीज़ें भी कई बार, जैसे अभी नीट की एग्जाम हुई, इसमें बहुत सरल प्रश्न भी आए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब फर्स्ट तो हमारा वायु हो चुका है। अब वायु के बाद में हम आ जाते हैं पानी। तो पानी का जो होता है वो काफ़ी दुर्लभ होता है, 30 वंशों तक यह सीमित होता है, और यहाँ एक बीजपत्री ज़्यादा होते हैं। अब इसमें एल्गी, बायोफाइट, टेरोडोफाइट्स, तो ये सब किसको शो कर रहे हैं, ये सब पानी में ही होने वाले हैं। यहाँ का इनका जो परागण होता है वो पानी से रिलेटेड होता है। यहाँ के जो मेल गैमेट्स होते हैं इनमें, इनका संचरण का साधन जो होता है वो पानी ही होता है। हम लोग जब ब्रायोफाइट्स और टेरोफाइट्स ये पढ़ते हैं तब हमने देखा होगा कि ब्रायोफाइट्स को उभयचर कहा जाता है, क्योंकि इसका जीवन बिना पानी के हो ही नहीं सकता, है ना। पानी में इसका फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद में ये स्थल पर डेवलप्ड होता है। तो यहाँ भी हमको वही समझना है कि मेल गैमेट के लिए परिवहन यानी कि जाने के लिए, उसके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ जल पारगतिक जो पुष्प हैं उनमें हम वेलस्नेरिया, हाइड्रीला, इनका एग्जाम्पल देखेंगे। ये कहाँ पर होते हैं, ताजे पानी में होते हैं। अब यहाँ पे इसके अलावा एक और नाम दे रखा है, घास का नाम है जोस्टेरा। सभी जलीय पौधों में परागण के लिए अलग अलग जैसे माध्यम होता है, उसको मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि किस तरह से इनमें होता है। कि 3 तरह से सतह बनाते हैं। एक वाटर की सतह को हम लेते हैं, तो कुछ पौधे होते हैं जो वाटर की सतह से थोड़े ऊपर की ओर होते हैं, है ना। वो ये वाटर की सतह से थोड़े से बाहर की ओर निकलेंगे, तो इनमें किसके द्वारा होगा परागण, कीट या हवा के द्वारा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सतह पर होते हैं, जैसे यहाँ आपके इसमें एग्जाम्पल दे रखा है वेलस्नेरिया का। यहाँ आप देखेंगे तो ये सतह पर है ना। तो यहाँ पर इसके जो ये मादा पुष्प को शो कर रखा है ना। इसके अंदर अब यदि इसके परागकण आते हैं, जैसे ये परागकण है, इसके नर पुष्प हैं, तो इसकी ये जो वर्तिकाग्र की पोजीशन बताई हुई है, तो ये पानी में ऊपर सतह पर आकर इससे बहतेंगे और यहाँ पर आकर इसको परागित कर देते हैं। अब ये वेलस्नेरी का सतह वाला एग्जाम्पल। और तीसरा जो हो जाता है पानी के नीचे। अब पानी के नीचे वाला हम एग्जाम्पल देखेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे और नीचे आ जाते हैं, ये समुद्री घासें, ये कैसी होती है, ये सतह से एकदम नीचे होती है। तो इनके जो परागकण निकलेंगे वो कहाँ पे निकलेंगे, पानी के अंदर बहते रहेंगे, है ना। इसमें परागण कणों की बहुत हानि भी होती है, काफ़ी सारे डेड भी हो जाते हैं। तो इनको बचाने के लिए इनके ऊपर एक आवरण भी होता है, श्लेष्म का आवरण होता है जो इनको बचा के रखता है।
और फिर ये वर्तिकाग्र तक पहुँचते और उसको उसको पारगित कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझा। एक बार और मैं आप इन लोगों के नाम बता देती हूँ ताकि आपको कभी रिक्त स्थान में आते हैं तो आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे वेलिस्नेरिया का नाम याद करना है, जलीय पौधे हैं ना। वेलिस्नेरिया है, हाइड्रेला है, जोस्टेरा है। इसके बाद में हम हाइसिंथ जल का आतंक होता है, काफ़ी मात्रा में ये जब हो जाते हैं तब जलीय जीवों की डेथ होने लगती है, ऑक्सीजन को बहुत लेते हैं ये। इसके अलावा वाटर लिली तो आपने देखी होगी, कमल के फूल जैसी होती है, काफ़ी खूबसूरत होती है। ये सब सतह पर होते हैं। तो इनका जो परागण है वो किसके द्वारा हुआ है? कीट और वायु के द्वारा। तो आप नाम याद कर लें, हाइसिंथ और वाटर लिली, है ना। तो इसका किससे हुआ है? कीट और वायु। ये रिक्त स्थान में आते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि किसका परागण किसके माध्यम से होता है ना। तो कभी आया और हम भूल गए कि ये तो पानी वाला है, तो हम फट से क्या लिख देंगे? यहाँ पर पानी लिख देंगे, तो आपका ये उत्तर गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर, चूंकि ये पानी वाले पौधे हैं हाइसिंथ और वाटर लिली, लेकिन इनमें परागण किसके माध्यम से हो रहा है? कीट और वायु के माध्यम से हो रहा है। फिर उसके बाद में वेलिस्नेरिया का आ जाएगा। तो ये किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा होता है यहाँ पर। और समुद्री घासों का या सिग्रासेस का देखेंगे तो इसमें भी जल के द्वारा ही परागण हो रहा है। अब इसके बाद में हम देखेंगे तो जो जैविक कारक होते हैं, जिनमें कई प्रकार की मधुमक्खी, भौरे, तितलियाँ सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका चित्र भी बड़ा अच्छा से शो किया हुआ है कि यहाँ पर एक फूल है जिसके अंदर ये हनी भी आई हुई है और यहाँ से इसका रस ले रही है, ताकि और रस इसको तो इससे फ़ायदा हो रहा है कि रस मिल रहा है और ये इसका परागण कर रही है। फिर और भी इसमें कई प्रकार के शकोरा, गुंजन पक्षी, जितने भी पक्षी होते हैं, कई पक्षी फूलों का रस पीते हैं। तो ये भी क्या करते हैं? परागणी एजेंट का या अभिकर्मक का काम करते हैं। कीट पतंगे, मधुमक्खी, ये सब एजेंट हैं यहाँ के। लीमर प्राणी, हम लोग, छिपकली वगैरह जितने भी हैं, जो भी फूलों को छूते हैं, वो सब इनको परागण में सहायता करते हैं। अच्छा देखो, कीट, अब हमें भी बड़ा लाभ होता है, जैसे दूसरों को लाभ होता है ना। कीटों को क्या लाभ होता है कि बड़े खुशबू आती है, उसमें से वो रस लेते हैं, मकरंद भंवरा लेता है ना। इस तरह हम भी अगर फूलों को देखते तो हमें कितनी आनंद की प्राप्ति होती है उसकी। जब हम खुशबू सूंघते हैं तो खुशबू सूंघने में भी हमें बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह, इसकी खुशबू, जैसे मोगरा हुआ या गुलाब हुआ, बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो पुष्प होते हैं ये हमें इनाम देते हैं। जितने भी प्राणी होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, उन सबको इनाम देते हैं। जैसे कोई चिड़िया है, हमिंग बर्ड होती है, कितनी सुंदर सी ब्लैक कलर की होती है, शाइनी, उसकी वो भी फूलों का रस लेती है, वो भी पारगित करेगी उस फूल को, है ना। हनी बी भी उसको पारगित करेगी, हम भी उसको पारगित करेंगे, तो वो क्या देगा? उसको जूस देगा, है, हमको खुशबू देगा। तो ये जितने भी कीड़े के द्वारा जो पारगित होने वाले पुष्प होते हैं, इनमें मकरंद भी ज़्यादा होता है और खुशबू भी ज़्यादा होती है, तभी तो हम इनकी ओर खींचे हुए चले जाते हैं और इनको हम पारगित कर देते हैं। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है जो कीड़ों के द्वारा बताया गया है, एमोर्फोफेलस का, है ना। ये काफ़ी ऊंचा होता है। ठीक ऐसा ही एक और हमारा है यूका, और एक शलभ होता है, मौत होती है। ये इन दोनों का एग्जाम्पल है। तो यूका जो पौधा होता है, ये दोनों एक दूसरे के बिना इनकी लाइफ नहीं होती है। यूका के पौधों में क्या होता है कि ये जो पौधा होता है, इसके अंदर ये जो शलभ है ये अपने अंडे देता है। इसके जो फूल बनेगा ना उसके अंदर जो, तो वहाँ पे अंडे देगा, तो उसमें क्या होगा कि वहाँ पर ही इसका डेवलपमेंट होता है। इसका जो अंडा फूटता है, लार्वा निकलता है, तो वो क्या करता है? उसका परागण कर देता है। अब परागण कर देता है तो ये फ़ायदा किसको हुआ? एक यूका प्लांट को हुआ, लेकिन उसको क्या फ़ायदा होगा? शलभ को, कि वहाँ पर उसको शेल्टर मिल जाएगा, रहने की जगह मिल जाएगी, है ना। और ये कब बाहर निकलता है? जब उसमें बीज का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। जो शलभ है ना, शलभ का लार्वा, अंडे से तो लार्वा निकल गया, अब लार्वा किस में कन्वर्ट होता है? मॉथ में, शलभ में,
आपने लाइफ साइकिल पढ़ी होगी ना, तो उसमें यही देखा है कि कोई भी जो तितली होती है वो पहले अपना अंडा देती है, उससे लार्वा निकलता है, कोकून बनता है और उसके बाद में वापस से तितली बन जाती है। तो ऐसे ही मॉथ के केस में भी होता है कि लार्वा निकला है, तो ये जो लार्वा है ये कब तक उसके अंदर रहता है, जब तक कि उसके अंदर बीज का विकास ना हो जाए, यानी कि पौधे को भी बहुत फायदा मिलता है। अब आप लोग एक काम कीजिएगा, जितने भी आपके आसपास गार्डन हैं, फूल हैं, उन सबको आप देखिएगा कि कौन से फूल को किस एजेंट के द्वारा पारित किया जा रहा है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, फूल देखने में हमें एक अनोखी सी आनंद की प्राप्ति भी होती है। अब इसके लिए 2 टेक्नोलॉजीज है। एक बाह्य प्रजनन की विधि, ये उभयलिंगी पुष्प एवं परागण में उत्पन्न होते हैं। अब उसी पुष्प के वृत्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं, फलस्वरूप इनमें अंतःप्रजनन, स्वपरागण के फलस्वरूप प्रजनन में अंतःप्रजनन का अवमनन होता है ना। कई पुष्प ऐसे चाहते हैं कि नहीं भाई हमारा वाला ही नहीं आए, बाहर का दूसरा आए और वो हमें पारगित करे, तो इसके लिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज को ये डेवलप कर लेते हैं। हम इनमें से कुछ टेक्नोलॉजीज यहाँ पर समझेंगे कि पहला तो क्या होता है कि स्वपरागण को रोकने के लिए ये लोग क्या करते हैं, अपनी वर्तिकाग्र गाह्यता समकालिक नहीं करते हैं, यानी कि जब उसके परागकण निकलेंगे उस समय तक वर्तिकाग्र डेवलप्ड होगा ही नहीं, है ना। अगर हो जाएगा तो वो उसी पे गिर जाएंगे, है ना, तो उसमें वेरिएशन नहीं आएंगे, तो वो उस चीज़ को रोकेगा। और वो वर्तिकाग्र कब डेवलप्ड होगा, उसके बाद, या फिर किसी किसी केस में ऐसा हो जाता है कि वर्तिकाग्र पहले ही डेवलप्ड हो जाता है और परागकण नहीं बन पाते हैं। फिर अब इसके बाद में ये दोनों युक्तियां स्वयुग्मन को रोकती है। अंतःप्रजनन को रोकने के लिए जो तीसरा जो साधन होगा असामंजस्य है। वंशानुगत प्रक्रम होता है जो स्वपरागण को रोकता है। उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प में जहां बीजांड के निषेचन को पराग अंकुरण या स्त्री केसर में पराग नलिका की वृद्धि को रोक देता है। देखो यहाँ पर क्या होता है कि परागकण तो आ गया, परागकण आ गया, लेकिन जो पराग नलिका बनती है फिर आने के बाद, है ना, वर्तिकाग्र पे जब परागकण गिर जाता है तो उसके अंदर एक नलिका बनने लगती है, तो वो क्या करता है, जो पुष्प होता है, जो उसकी वर्तिकाग्र होती है, वो उसको रोक देती है कि नहीं भाई तू ये वाला परागकण की नलिका की वृद्धि नहीं होगी, तो इससे भी स्वपरागण उनका रुक जाता है। इसके बाद हम देखेंगे एक लिंगीय पुष्पों का उत्पादन। एक ही लिंग पुष्प होंगे, है ना, एक ही पौधे पे नर मादा दोनों के पुष्प होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अरंड और मक्का इसका उदाहरण है। इसमें स्वपरागण को रोकता है, न कि सजात पुष्पीय परागण को। यहाँ पर हम समझेंगे कैसे। जैसे अरंड या मक्का होती है तो वो क्या स्वपरागण को रोकता है, मतलब उसी के ऊपर उसी को आने से रोकता है। जो एक पौधा है उसी के ऊपर उसी का परागकण आने से वर्तिकाग्र रोकता है। लेकिन यह सजातीय पुष्पीय परागण को नहीं, सजातीय मतलब किसी और पे जाना, है ना, दूसरे पे जाना। अब इसका और एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, पपीता से लेते हैं। इसमें मेल फीमेल पुष्प भिन्न भिन्न पादपों पे लगे होते हैं। पपीता जो होता है ना, ये एक लिंगाश्रयी होता है, इसमें मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग। जैसे एक नर पपीता होता है, कई बार हम पपीता लगा देते तो बोलते अरे इसके अंदर तो भाई फल लगा ही नहीं, एक्चुअल में वो मेल होता है, और वो जो फीमेल होती है उसमें पपीता लगेगा, तो उसके परागकण जो मेल है उसके परागकण निकलकर फीमेल पे आते हैं, उसकी वर्तिकाग्र पे। तो ये स्थिति खुद पौधा डेवलप कर रहा है ना, किसके लिए, स्वपरागण को रोकने के लिए। तो पपीता में हमेशा क्या होगा, अगर आपसे रिक्त स्थान में पूछ लिया जाए पपीते में क्या होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि ये इसको अवरोधित करता है और इसमें परपरागण होगा। ठीक, अब इसी के बाद में पराग स्त्री केसर संकर्षण, इसको भी हमको समझना है कि ये क्या होता है। परागकण सही प्रकार के परागकणों को ही स्थानांतरण को सुनिश्चित करता है,
मतलब जो वर्तिकाग्र होती है, आपने उसके देखना किसी भी पुष्प में बहुत सॉफ्ट सी होती है, मखमल जैसी होती है, चिपचिपी होती है, और वो रिसीव करने का काम करती है परागकणों को। लेकिन कौन से परागकण का चयन करना है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि उसके पसंद का आता है तो वो उसको रिसीव करेगी, अगर उसके पसंद का नहीं आएगा तो उसको रिफ्यूज़ कर देगी। ये उस वर्तिकाग्र की खासियत होती है। यानी कि स्त्री केसर वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरण या वर्तिका में पराग नलिका की वृद्धि रोककर पराग को अस्वीकार कर देता है। एक स्त्री केसर द्वारा पराग को पहचानने की क्षमता स्वीकृति अस्वीकृति होती है, जो पराग कणों और स्त्री केसरों के बीच निरंतर संवाद का परिणाम होता है ना। तो ये क्यों होता है? तो देखो, स्त्री केसर और पराग के रासायनिक घटकों के संकर्षण के द्वारा जब परागकण वर्तिकाग्र पर आता है तो उस समय कुछ ऐसे रसायनों का उत्पादन होने लगता है जो उसकी समझ को विकसित करता है कि ये मेरे लिए सही है ना। ऐसे रसायन उस समय बनने लगते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन घटकों को पहचाना और इसे क्या नाम दिया? संकर्षण का या पारस्परिक क्रिया, स्वीकृति या अस्वीकृति को बताया, यानी कि सुयोग्य परागण को बताया। अब एक जनन छिद्र के माध्यम से पराग नलिका उत्पन्न हो जाती है। पराग नलिका, अब जब जैसे ही वो पराग कण वर्तिकाग्र पर आता है तो उसमें पराग नलिका बनती है। पराग नलिका वर्तिकाग्र और वर्तिका के उत्तकों के माध्यम से वृद्धि करती है और अंडाशय तक पहुंच जाती है। पराग पादपों में परागकण दो कोश की स्थिति में होती हैं, एक कायिकी कोशिका, दूसरी जनन कोशिका। इस स्थिति में यह मैं आपको पूर्व में समझा चुकी हूँ। देखिए यहाँ पर आपको जो चित्र शो हो रहे हैं, ये वाला चित्र है जिसमें पराग नलिकाएं बन रही हैं। यहाँ पर भी देखिए, जब भी कोई ये इससे देखिए, पहले तो आप ये क्या है? वर्तिकाग्र, और ये वर्तिका है। तो यहाँ पर ये परागकण आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही आएगा, कई परागकण यहाँ पर आएंगे, लेकिन जो स्ट्रांग होगा, जिसको ये स्वीकार करेगी, वही आगे अपनी नलिका बनाएगा। तो ये जो नलिका बन रही है उसकी स्ट्रक्चर, ये जो हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इस तरह की रचना लिए हुए होता है। अब इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वर्तिकाग्र है और इसके ऊपर परागकण आए हैं, और ये परागकण जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे विशेष प्रकार के रसायनों का निर्माण होने लगेगा, जो इनको कहेगा भाई अपनी पराग नलिकाओं को बनाइए। अब यहाँ पे पराग नलिका बन रही है। ये नलिका धीरे 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 डेवलप्ड हो रखी है। पहले मैंने आपको ओव्यूल की संरचना बता चुकी हूँ। अब यही वही संरचना आपने यदि नहीं देखी है तो आप इससे पहले वाला जो चैप्टर है उसका वीडियो देख लीजिएगा, और उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये नलिका जो बन रही है, ये यहाँ पर जाकर, ये मैंने आपको भ्रूण कोश की भी संरचना बताई थी। यहाँ पर 3 कोशिकाएं हैं, जिसमें से बीच वाली अंड है, 2 सहायक होती हैं। तो ये जो सहायक कोशिकाएं होती है ये इसको बताती हैं। अब जैसे ये नलिका बन रही है, इसमें 2 मेल गैमेट बनेंगे, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो परागकण है उसमें 2 मेल गैमेट बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो 2 मेल गैमेट आ रहे हैं, एक इसको फ्यूज कर देते हैं यहाँ पर, है ना। ये इस तरह की रचना बन जाती है। इसके बाद में क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन, हम बाद में पढ़ेंगे उसको, अभी इतना ही समझ लेते हैं इसको। इस प्रकार से पादप में जनन कोशिकाएं विभाजित होती है। वृत्तक्रम में परिघनलिका की वृद्धि के दौरान 2 नर युग्मकों की रचना करती है, जो कि 3 कोश की स्थिति में होते हैं, और ये नर युग्मकों को ले जाती है। परागनलिका अंडाशय में पहुंचने के पश्चात बीजांड द्वारा बीजांड में प्रविष्ट होती है, और सहायक कोशिकाएं जो होती है वो इसको मार्ग प्रशस्त करती है ना। ये कैसी होती है? तंतु रूप समुच्चय परागनलिका में प्रवेश को दिशा निर्देशित करती हैं। वर्तिकाग्र पे पराग अवसित होने पर बीजांड में पराग नलिका से प्रविष्ट होने तक की सारी घटनाओं को पराग स्त्री केसर संकर्षण के नाम से जानते हैं। अगर परीक्षा में प्रश्न इस तरह का आता है तो आप ये लिख सकते हैं। अगर 2 नंबर में आया तब ये लिखना है, ये वाली लाइन, वर्तिकाग्र पर पराग अवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रवेश होने तक की सारी जो घटनाएं होती है वो पराग स्त्री केसर संकर्षण के नाम से जानी जाती हैं।
अब यहाँ पर ये हम समझ चुके हैं कि ये क्या है। इसके बाद में हम देखेंगे इसका एक एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट आपको एग्ज़ाम में भी आता है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होती है, प्रायोगिक परीक्षा, उसमें या तो आपको स्लाइड मेकिंग के लिए आएगा या फिर एक अलग से भी जो हम माइक्रो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें भी आता है। तो ये हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या करना है, हमको पराग जो कण है उसमें परागनली अंकुरण के बारे में समझना है। तो हम इसको समझते हैं कि इसके लिए सबसे पहले हम स्लाइड लेते हैं। कांच की एक पट्टी होती है जिसे स्लाइड के नाम से जाना जाता है, और इसमें क्या करना है, हमको जल शर्करा का घोल यानी कि शक्कर को थोड़े से पानी में थोड़ी सी शक्कर को घोलना है, यानी कि 10% हो। अगर हम उसमें देखें, माप से देखें तो 10% घोल इसमें होना चाहिए। और 1 बूंद पर मटर, चना या क्रोटीलिया, बाल्सम या विनका सदाबहार के पुष्पों की पराग झाड़कर गिराना पड़ेगा हमको यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने घोल ले लिया है, पानी जो शक्कर का पानी है उसको ले लिया है और पराग कणों को स्लाइड पे रखा है, और उसके ऊपर हमने थोड़ा सा इसके ऊपर ये डाल दिया है, शुगर वाटर डाला है। फिर उसको हम थोड़ी देर ऐसे ही 15-20 मिनट के लिए रखा रहने देंगे। फिर लो पावर लेंस में या सूक्ष्मदर्शी में इसको हम अवलोकित करेंगे। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, उसमें से छोटी छोटी नलिकाएं निकलने लगती हैं। वास्तव में भी देखते हैं बहुत सुंदर नज़ारा है। अगर आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत अच्छी वाइट थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई नलिकाएं नज़र आने लगेगी। अब इसके बाद में जब ये हम इतना हो रह गया है, इसके बाद में यदि हम ये तो हमने नेचुरल जो प्रकृति में होता है परागण उसके बारे में देखा, लेकिन कहीं पर हम आर्टिफिशियल भी इसको कर सकते हैं, जिसे हम कृत्रिम संकरण के नाम से जानते हैं। अब इससे क्या होता है कि परागकण जो वर्तिकाग्र को संदूषण यानी अनापेक्षित परागों से बचाया जाता है, और इस टेक्नोलॉजी का नाम होता है बोरा स्त्राव या बैगिंग टेक्नोलॉजी। मतलब जैसे खुद एक पराग वर्तिकाग्र होती है, वो अभी हमने पढ़ा कि वो उसको रिजेक्ट कर देती है, रिसीव नहीं करती है ना। अब ये तो प्राकृतिक हो गया, लेकिन आर्टिफिशियल कैसे किया जाए, है ना। उस टेक्नोलॉजी का नाम है बोरा स्त्राव टेक्नोलॉजी या बैगिंग टेक्नोलॉजी भी उसको बोलेंगे। तो हम इसको अब समझते हैं कि कोई मादाजनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है, तो पराग के प्रस्तुपन यानी कि पराग के फूटने से पहले पुष्प कलिका से पराग कोश के निष्कासन हेतु एक चिमटी ली जाती है। यानी कि एक फूल है, फूल में वर्तिकाग्र भी है, पराग कोश भी है। तो उस पर जब उनका समय आता है कि भैया परागण होने वाला है, उस समय क्या करा जाता है, चिमटी से उसके पराग कोश को ही हटा दिया जाता है, और वो जो फूल है ना उसको क्या कर दिया जाता है, एक छोटे से पॉलीथीन बैग के द्वारा कवर्ड कर दिया जाता है, ताकि उस पर कोई भी परागकण आकर नहीं गिरे, है ना। पूरा उसको कवरिंग कर दिया जाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या किया जाता है, बोरा स्त्राव कहा जाता है। अब फिर क्या करते हैं कि हमारी पसंद का जो हमारे द्वारा चयनित परागकण है उसको हटाएंगे, उस बैग को जिसको हमने उस वर्तिकाग्र पे लगाया है उसको हटाएंगे, और सीरीज के माध्यम से उसके अंदर हम पॉलिनेशन करेंगे, है ना। तो पॉलिनेशन करेंगे तो हमें जो चयनित है, इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारे को जैसा पौधा चाहिए, जैसा फूल चाहिए, जैसा फल चाहिए या जैसा बीज चाहिए, उस आधार पे हम उन पौधों का चयन करेंगे, उनके परागकण और वर्तिकाग्र का चयन करेंगे। तो यहाँ पर ये बैगिंग हो गया है, यानी कि उसको कवरिंग करना। उसके बाद में तो ये जो हमने निकाला इसको, किसको, पराग कोश को जो बाहर निकाल दिया है ना, उस स्थिति को विपुसन के नाम से जाना जाता है। और जो इसके ऊपर कवरिंग कर दी जाती है ना बटर पेपर की, कागज की या थैली की, तो उसे बोरा स्त्राव या बैगिंग कहा जाता है। अब यदि एक लिंगी पुष्प होगी तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी, पुष्पों के फूलने के पूर्व ही इन्हें आवृत कर दिया जाएगा। जब वृत्तिघा सुगंधित बन जाता है तब पराग के उपयोग द्वारा परागकण को पुष्प में पुनः आवृत या रिबैगॉट कर दिया जाता है। तो ये बोरा स्त्राव, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बैगिंग क्या है, बोरा स्त्राव क्या है, विपुसन क्या है। ये छोटे छोटे 2-2 नंबर के प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने परागण पढ़ा है। तो परागण के भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि परागण क्या है, परागण
के प्रकार बताइए, और या फिर इस ऑब्जेक्टिव में ये तो आप लोग हमेशा के लिए तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कितनी भी कंपटीशन एग्जाम्स होंगे उनमें ये आएगा। तो आज के लिए हम इतना ही है, फिर नेक्स्ट आप देखिएगा उसमें हम डबल फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे कि किस तरह से इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में हर 11th में भी आता है और 12th में भी आता है, और लगभग हर साल ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे दोहरे निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन के साथ में। ओके, बाय।